हजारों सालों से पावरफुल रैग्नार क्लैन एम्पायर की नॉर्दर्न डिफेंसिव वॉल बनकर खड़ा था। ये सब उनकी स्पेशल फिजिक की वजह से था, जो र्यूमर्स के हिसाब से ड्रैगन से इनहेरिटेड थी। क्लैन का हर मेंबर एक्सेप्शनल मैजिक पावर, एंड्योरेंस और स्वॉर्ड्समैनशिप के टैलेंट के साथ पैदा हुआ था। सबको ये एबिलिटीज मिली थी, सिवाय हमारे स्टोरी के एमसी थियो के। टैलेंट और एबिलिटीज की कमी की वजह से सब उसे एक बास्टर्ड समझते थे और कचरे की तरह ट्रीट करते थे, यहाँ तक कि उसका अपना स्वॉर्ड टीचर भी। और एक दिन जब उसकी फैमिली एस्टेट पर अटैक हुआ, थियो बस हेल्पलेस खड़ा रह गया। वो मॉर्टली वुंडेड था जब उसे फाइनली रियलाइज हुआ कि किसने उन पर अटैक किया है। ये कोई और नहीं, रैंडन था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। उसका अपना मास्टर ही गद्दार निकला। रैंडन हंसता है और कहता है कि वो रोज सुबह थियो को ट्रेन करते हुए देखता था। वो सारी मेहनत, वो सारा स्ट्रगल, सब बेकार था। वो थियो को देखकर ऑलमोस्ट ये कह रहा था, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। नो मैटर थियो ने कितनी कोशिश की, वो कहीं नहीं पहुंचने वाला था। फिर रैंडन अपनी स्वॉर्ड घुमाता है और थियो का हाथ काट देता है। खून की नदियां बहने लगती हैं और थियो गिर जाता है दर्द से चिल्लाते हुए। रैंडन उसे बालों से पकड़कर उठाता है और कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है, ये सब थियो की गलती है। तभी कोई घसीटते हुए उसकी मां की लाइफलेस बॉडी लाता है और उसके सामने फेंक देता है। रैंडन बड़े ठंडे दिमाग से कहता है कि इनकी मौत का जिम्मेदार भी वही है। पूरी तरह से टूट चुका थियो फिर भी फाइट करने की कोशिश करता है। वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है और रैंडन की तरफ दौड़ता है, लेकिन रैंडन तक पहुंचने से पहले ही एक और आदमी अपनी स्वॉर्ड फेंकता है, जो सीधा थियो की बॉडी के आर पार हो जाती है। वो हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। रैंडन कैजुअली माफी मांगता है, ये कहते हुए कि वो पुरानी यादों में कुछ ज्यादा ही बह गया था। जैसे ही थियो वहां पड़ा होता है, दुनिया धुंधली होने लगती है। उसे अपनी वीकनेस पर बहुत रिग्रेट होता है और सब कुछ डार्क हो जाता है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो मरने की बजाय वक्त में पीछे रिग्रेस कर जाता है, विद हिडन ट्रेट्स एंड स्किल्स। थियो अपनी आंखें खोलता है और सामने वही कमीना रैंडन खड़ा है। ऐसा लग रहा है कि वो स्वॉट ट्रेनिंग के बीच में है। रैंडन उसे डांटकर रियलिटी में वापस लाने की कोशिश करता है, क्योंकि थियो ख्यालों में खोया हुआ था। लेकिन थियो को अभी भी कोई आइडिया नहीं है कि चल क्या रहा है। वो सोचता है कि शायद ये उसकी लाइफ का कोई फ्लैशबैक है, पर उसे यकीन नहीं होता कि मरने के बाद भी फ्लैशबैक में भी उसे रैंडन का मनहूस चेहरा देखना पड़ रहा है। ये यूनिवर्स का कोई क्रूअल जोक लग रहा था। अचानक एक सिस्टम विंडो उसके सामने पॉपअप होती है और वो उसे क्लूलेस होकर घूरता रहता है। सिस्टम विंडो उसे ऑर्डर देती है, ट्यूटोरियल क्वेस्ट, पंच रैंडन इन द फेस। इस पॉइंट पर थियो पहले से ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो सोचता है कि क्या फ्लैशबैक्स ऐसे ही काम करते हैं। वो ये भी नोटिस करता है कि रैंडन को ये सिस्टम विंडो दिखाई नहीं दे रही है। खैर, थियो कंप्लेन नहीं कर रहा था। वो अपनी स्ट्रेनिंग स्टिक नीचे फेंकता है, अपनी मुट्ठी कसता है और जितनी ताकत बची थी उसके साथ आत्ता माझी सटक ली। वो एक सॉलिड पंच सीधा उस बास्टर्ड के मुंह पर जड़ देता है। जब पंच कनेक्ट होता है, रैंडन के एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आता। उसे समझ ही नहीं आता कि ये थियो करने की कोशिश क्या कर रहा है। मीनवाइल हमारा लड़का मन ही मन मुस्कुरा रहा है, ये सोचते हुए कि ये सब कितना रियलिस्टिक फील हो रहा है। रैंडन फाइनली गुस्से में उस पंच का जवाब देता है और एक सॉलिड अटैक थियो पर करता है, जिससे वो पीछे की तरफ उड़ता हुआ गिरता है। थियो एनॉय हो जाता है कि उसे अपने फ्लैशबैक में भी ये दर्द बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इसी बीच वो बास्टर्ड मास्टर बस साय करता है और एक्सप्लेन करता है कि वो समझता है कि थियो फ्रस्ट्रेटेड क्यों है, स्पेशली जब अवेकनिंग सेरेमनी इतनी पास है और उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। लेकिन वो ऐसे स्टूडेंट को माफ नहीं कर सकता जो अपने मास्टर पर हाथ उठाए। अवेकनिंग सेरेमनी का नाम सुनते ही थियो शॉक हो जाता है, क्योंकि ये इवेंट उसकी मौत से ऑलमोस्ट 10 साल पहले हुआ था। रैंडन उसे उसके बिहेवियर के लिए जलील करता रहता है और वहां से चला जाता है, ये कहते हुए कि वो उसे नेक्स्ट लेसन में देखेगा। बाकी क्लैन मेंबर्स आपस में खुसुर-फुसुर करते हैं और हंसते हैं, ये सोचते हुए कि ये बेवकूफ़ अपने मास्टर को ब्लेम कर रहा है, जबकि असली टैलेंटलेस इडियट तो वो खुद है। जब उसके पीयर्स लगातार उस पर इंसल्ट्स की बारिश कर रहे होते हैं, थियो को फाइनली समझ आने लगता है कि क्या हो रहा है। वो ज़मीन को खुरोचना शुरू करता है और मिट्टी को अपनी उंगलियों के नीचे क्लियर फील कर सकता है। फिर वो उस चोट को देखता है जो रैंडन ने उसे दी थी, और वो रियलिस्टिक सेंसेशन उसे हिट करती है। ये क्लियर हो जाता है कि ये सिर्फ फ्लैशबैक नहीं है, वो सच में वक्त में 10 साल पीछे आ गया है, जब वो सिर्फ 17 साल का था।
बिल्कुल सही टाइम पर एक सिस्टम विंडो उसके सामने पॉपअप होती है, उसे कंग्रेचुलेट करते हुए कि उसने ट्यूटोरियल क्वेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। एज अ रिवॉर्ड, रैग्नार्स टैलेंट एक्टिवेट हो चुका है। सिस्टम पूछता है कि क्या वो रिवॉर्ड रिसीव करना चाहता है, और बिना किसी हेजिटेशन के वो येस प्रेस कर देता है। उसके चेस्ट के बीच में आर्केन एनर्जी चमकने लगती है, जैसे ही सिस्टम कंफर्म करता है कि उसे अपना रिवॉर्ड मिल गया है, और अब उसके सारे स्टैट्स इनक्रेडिबल स्पीड से इंक्रीज होंगे। अपना टाइम आ गया। वापस रोज पैलेस में हम देखते हैं कि वही गंदा बास्टर्ड रैंडन थियो की मां के साथ चाय पी रहा है। वो उन्हें रिपोर्ट करता है कि उसने आज तक थियो जैसा टैलेंटलेस इंसान नहीं देखा। लेकिन फिर वो एक बड़ी सी शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, यही वजह है कि मैं यहां हूं। वो सच्चा टीचर रैंडन अपनी पूरी कोशिश करेगा थियो को स्ट्रांग बनाने की, ताकि वो 5 महीने में होने वाली अवेकनिंग सेरेमनी के लिए तैयार हो सके। रोज पैलेस की लेडी सिसीलिया रैग्नार कहती है कि वो खुशी खुशी थियो को रैंडन के केपेबल हाथों में सौंप रही है। बेचारी को नहीं पता कि वो सांप को दूध पिला रही है। वो उसे गोल्ड कॉइन से भरा एक बैग भी थमाती है और उससे कहती है कि वो थियो पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे। वो गंदा कमीना पैसे पकड़ता है और उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जवाब में वो कहती है कि वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, क्योंकि उसे अपने थियो पर पूरा भरोसा है। बाद में हम देखते हैं कि रैंडन हाथ में पैसों का बैग लिए कॉरिडोर में चल रहा है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है। पैसा ही पैसा होगा। वो बहुत खुश है कि उसे थियो को कुछ भी ना सिखाने के लिए इतनी मोटी रकम मिल रही है। वो मन ही मन मुस्कुराता है, ये सोचते हुए कि माँ और बेटा दोनों ही कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। उसे ना सिर्फ रैग्नार की डायरेक्ट लाइन के किसी मेंबर को ट्रेन करने के पैसे मिल रहे हैं, बल्कि उसे उसके दूसरे मास्टर से भी इनाम मिलेगा थियो के सारे सीक्रेट्स लीक करने और उसकी ग्रोथ को सैबोटाज करने के लिए। आम के आम और गुठलियों के दाम। ये एक ऐसा मौका है जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। तभी हम थियो को कॉरिडोर में पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए देखते हैं और वो जूम करके रैंडन के पास से निकल जाता है। उसका तथाकथित मास्टर बस मजाक उड़ाते हुए उसे इडियोटिक लूजर कहता है। थियो अपनी माँ से मिलने के लिए दौड़ रहा था और जैसे ही वो पास आता है वो उन्हें पुकारता है। जब वो पीछे मुड़ती हैं तो देखती हैं कि उसकी सांस पूरी तरह से फूली हुई है। बिना एक शब्द कहे फियो उन्हें जोर से गले लगा लेता है और रोने लगता है। उन्हें जिंदा देखकर वो भावनाओं में बह जाता है। मेरे पास माँ है। ये पल उसे फाइनली यकीन दिलाता है कि वो सच में 10 साल पीछे पास्ट में आ चुका है। उसके दिमाग में वो दर्दनाक याद कौंध जाती है जब रैंडन ने उसे उसकी माँ की लाइफलेस बॉडी को देखने पर मजबूर किया था। लेकिन अब उन्हें जिंदा देखकर उसे सच्ची खुशी महसूस होती है। वो अब उनकी खातिर फ्यूचर को बदलने के लिए पूरी तरह से डिटर्मिन्ड है। अगर वो मिस्टीरियस सिस्टम विंडो असली है, तो वो जानता है कि वो रैग्नर्स टैलेंट ट्रेट की मदद से स्ट्रांग बन सकता है। उसे यकीन है कि वो थ्रोन के लिए होने वाली उस मनहूस जंग में टिके रहने के लिए काफ़ी पावरफुल हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, वो उस कमीने रैंडन से बदला लेने के लिए स्ट्रांग बनने की कसम खाता है। चुन चुन के बदला लूंगा। तभी सेकंड ट्यूटोरियल क्वेस्ट आता है, जो थियो को अपनी बॉडी को लिमिट तक ट्रेन करने का ऑर्डर देता है। अभी सुबह भी नहीं हुई है, सूरज भी नहीं निकला है, लेकिन थियो पहले से ही काम पर लगा हुआ है। रैंडन के खिलाफ बदले की आग उसे ईंधन दे रही है। वो जानता है कि उसे जल्द से जल्द स्ट्रांग बनना होगा। अपनी पिछली जिंदगी में वो ब्लैक वर्ड नाम की एक इंटेलिजेंस एजेंसी का हिस्सा था, लेकिन उसे सिर्फ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट तक ही सीमित रखा गया था और कभी कोई मेजर रोल नहीं दिया गया, क्योंकि उसके पास कॉम्बैट स्किल्स की कमी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उस समय इकट्ठा की गई इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल इस तरह करेगा। एक चीज जो उसे याद है, वो है एक पोशन जो बॉडी को बहुत ज्यादा एम्पावर करता है, जिसे ब्लडी स्वर्ड एम्परर एलिक्सिर के नाम से जाना जाता है। इसकी असली कीमत फ्यूचर में सीक्रेट मैनुअल्स के जरिए पता चलेगी। सबसे जरूरी बात, उसे वो एक्सट्रीम ट्रेनिंग याद आती है जो उसने अपने टैलेंट की कमी की वजह से छोड़ दी थी। लेकिन अब जबकि उसके पास रैग्नर टैलेंट है, तो उसे यकीन है कि अगर वो कड़ी मेहनत करेगा तो वो ताकत हासिल कर सकता है। उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है जब वो नोटिस करता है कि उसकी स्पीड बढ़ रही है और सिस्टम विंडो भी तुरंत उसकी प्रोग्रेस दिखा रही है। बाकी क्लैन मेंबर्स भी ट्रेनिंग हॉल्स में आ गए हैं और वो उसे बिना थके दौड़ते हुए देखकर काफी हैरान है। वो सोच रहे हैं कि क्या वो हमेशा से इतना फिट था। इसके बाद वो अपनी स्वर्ड घुमाता है और साफ देख सकता है कि वो पहले से कहीं ज्यादा तेजी से स्विंग कर रहा है।
कुछ दिनों बाद हम उसे आधी रात के सन्नाटे में प्रैक्टिस करते हुए पाते हैं। तभी हमारी मुलाकात ट्रेनिंग ग्राउंड मैनेजर एवेलिन नरविल से होती है, जो जम्हाई ले रही है और थकी हुई लग रही है। वो सोचती है कि कैसे थियो कई दिनों से बिना सोए ट्रेनिंग कर रहा है और उसे शक होने लगता है कि क्या वो सच में वही टैलेंटलेस बेवकूफ़ है जो लोग उसे कहते हैं। दूसरी तरफ फियो इतना थक चुका है कि उसे लग रहा है कि वो बस गिरने वाला है, लेकिन उस प्रोग्रेस बार को ऊपर जाते देख उसका हौसला बना रहता है। कल रात ही वो सारी ट्रेनिंग से पूरी तरह टूट चुका था। उसने 90% प्रोग्रेस हिट कर ली थी, लेकिन ठीक उसी पल उसकी परसेंटेज गिरकर 89 हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने थोड़ा रेस्ट लेने का सोचा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यही वजह है कि वो लगातार प्रैक्टिस कर रहा है, खुद को पुश कर रहा है, बिना ये सोचे कि स्पीड का मतलब क्या है। अब वो 98% पर पहुंच गया है, इसलिए वो अपनी स्पीड बढ़ाता है, ये जानते हुए कि वो बस पहुंचने ही वाला है। इस फाइनल पुश के बाद वो एग्जॉस्टेड है और मुश्किल से सांस ले पा रहा है, लेकिन अभी भी 1% हासिल करना बाकी है। जब तक तोड़ेगा नहीं, तब तक छोड़ेगा नहीं। किसी तरह वो खुद को पुश करता है और फाइनली उसके पसीने की कमाई रंग लाती है जब वो उस 3 डिजिट नंबर को देखता है जिसके लिए वो इतना तड़प रहा था। तुरंत उसे ट्यूटोरियल क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए कंग्रेचुलेट करता है और इन्फॉर्म करता है कि उसे रिवॉर्ड के रूप में ड्रैगन हार्ट मिला है। लेकिन इससे पहले कि वो उन सारी जूसी डिटेल्स को पढ़ सके, वो थकान से बेहोश हो जाता है, जबकि सिस्टम उसके ऊपर हॉवर कर रहा है, ये पूछते हुए कि क्या वो अभी रिवॉर्ड रिसीव करना चाहता है। उसका हाथ कांप रहा है जैसे ही वो अपनी उंगली उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो येस बटन दबाने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही वो रिवॉर्ड रिसीव करता है, एक नीली रोशनी उसे घेर लेती है और एवेलिन नेविल अविश्वास में देखती है जैसे ही वो इस पावर अप से गुजरता है। थोड़ी देर बाद हम उसे एक कमरे में देखते हैं। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है और इधर-उधर देखता है, एवेलिन सामने आती है और उसे तसल्ली देती है कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड 4 के ब्रेक रूम में है और उसे याद दिलाती है कि उसे इतना पुश करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब थियो उसे देखता है, तो वो उसे तुरंत पहचान लेता है, जिससे वो हैरान हो जाती है कि उसे वो याद है और फिर वो फॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो चौथे ट्रेनिंग ग्राउंड की मैनेजर है। वो बताती है कि सुबह अकेले ट्रेनिंग करते समय वो बेहोश हो गया था, इसलिए वो उसे यहाँ ले आई ताकि वो थोड़ी देर आराम कर सके। वो उसकी दयालुता के लिए उसे धन्यवाद देता है और वो उसे थोड़ा पानी ऑफर करती है। लेकिन साथ ही वो उसे याद दिलाती है कि रैग्नार क्लैन के भीतर ऑफिशियल अवेकनिंग सेरेमनी से पहले अपना माना हॉल खोलना सख्त मना है। थियो को कोई आइडिया नहीं है कि वो ये बात क्यों छेड़ रही है, लेकिन वो अग्री करता है, ये कहते हुए कि उसे इस नियम के बारे में पता है। फिर वो पूछती है कि क्या वो जानता है कि उसने ये नियम क्यों तोड़ा। वो अभी भी अनश्योर लग रहा है और पूछता है कि वो उससे इस तरह पूछताछ क्यों कर रही है। तभी वो उसे याद दिलाती है कि ठीक जब वो बेहोश हुआ था, वहां एक माना वेव महसूस हुई थी जो बिल्कुल माना हॉल खुलने जैसी थी। एक खतरनाक नज़र के साथ वो डिमांड करती है कि क्या उसने अपना माना हॉल खोला है। थियो पूरी तरह से क्लूलेस है कि वो किस बारे में बात कर रही है, लेकिन फिर उसे फाइनली वो इंसिडेंट याद आता है जो उसके बेहोश होने से पहले हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं, उसे रिवॉर्ड के रूप में ड्रैगन हार्ट मिला था और क्वेस्ट को जल्दी क्लियर करने के बोनस के रूप में उसने अपने पिछले 10 जन्मों की मैजिक पावर भी हासिल की थी। जब उसे ये याद आता है तो उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचते, क्योंकि ड्रैगन हार्ट मिलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लो करो बात। देखिए, ड्रैगन हार्ट स्पेशल है क्योंकि इसके भीतर एक माना हॉल प्लेस किया जा सकता है। हार्ट में माना हॉल रखने से ये ज़्यादा एफिशिएंटली ऑपरेट करता है। हालांकि इंसान ड्रैगन्स के विपरीत आमतौर पर अपने माना हॉल्स को लोअर एब्डोमेन यानी नाभि के नीचे रखते हैं, क्योंकि इंसानी दिल उस तरह की पावर को हैंडल नहीं कर सकता। यही वजह है कि हर वॉरियर, खासकर रैग्नार क्लैन के लोग, ड्रैगन हार्ट की कामना करते हैं। और ये एब्डोमेन में माना हॉल डाले बिना ही ओवरवेलमिंगली पावरफुल बनने का सबसे तेज तरीका है। हालांकि इंसान कभी भी अपने दिल की नेचुरल लिमिटेशंस को पार नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब थियो को क्वेस्ट रिवॉर्ड के रूप में ड्रैगन हार्ट मिला है, तो वो एक अजीब स्थिति में फंस गया है। आसमान से टपका, खजूर में अटका। ऊपर से वो एवेलिन नेविल के सामने बैठा है, जो एक हाई रैंकिंग स्वर्ड्स वुमेन है। अपना बायां हाथ खोने के बाद अब वो रिटायर हो चुकी हैं और ट्रेनिंग ग्राउंड्स की मैनेजर बन गई हैं। एवेलिन कभी व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी की कमांडिंग ऑफिसर हुआ करती थीं और उनकी स्किल्स इतनी रिमार्केबल थीं कि डीमन ड्रैगन भी उनका लोहा मानता था।
अपने सख्त सिद्धांतों के लिए मशहूर, वो ऐसी नहीं थीं जो स्टेटस या स्ट्रेंथ की परवाह करे। वो बेईमानी या कायरता बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। एक बार जब उन्होंने अपने डायरेक्ट मास्टर को इनफ्लेक्सिबल पाया, तो उन्होंने अपनी पोजीशन ही छोड़ दी। दूसरे शब्दों में, अगर उसे थियो के ड्रैगन हार्ट और माना हॉल का पता चल गया, तो उसका सर धड़ से अलग हो सकता है। लेकिन वो मुस्कुराता है क्योंकि उसके दिमाग में एक प्लान है। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, तब तक चिंता की कोई बात नहीं है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो उसके आरोपों पर एक सियासी कमबैक देता है, ये पूछते हुए कि वो सिर्फ अपनी गट फीलिंग के आधार पर उसे एग्जीक्यूट करने की बात कैसे कर सकती है। वो पूछता है कि क्या वो अपने शब्दों के अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। लड़की खामोश हो जाती है, उसके सवाल का जवाब देने में असमर्थ। थियो उसे और डिमोरलाइज करने की कोशिश करता है, उसे याद दिलाते हुए कि वो रैग्नार क्लैन का एक एयर भी है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे एयर लगते हैं। अगर उन्हें पता चला कि उसके खिलाफ शक बेबुनियाद और झूठा है, तो इसे रैग्नार नाम को बदनाम करने जैसा देखा जाएगा। वो अग्री करती है, ये मानते हुए कि यही रूल्स हैं। अपने चेहरे पर एक खतरनाक लुक के साथ वो उससे पूछता है कि क्या वो जानती है कि एक एयर को ह्यूमिलिएट करने की सजा क्या है। वो कॉन्फिडेंटली जवाब देती है कि ये एग्जीक्यूशन यानी मौत की सजा है। वो खुश है कि वो समझती है और उसे बोलने से पहले सोचने के लिए कहता है। वो लेडी उसका ये नया रूप देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि क्या ये वही इंसान है जिसे वो जानती थी। फिर भी उसे यकीन है कि उसने जो देखा था वो डेफिनेटली एक मानावेव थी, इसलिए वो आगे इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करती है, भले ही वो रैग्नार की ब्लड लाइन का हो। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और नियम तो नियम है। वो उसे जवाबदेह ठहराने का इरादा रखती है। हालांकि उसे जल्द ही रियलाइज होता है कि उसके पास एक्चुअली माना हॉल नहीं है। उसका चेहरा उतर जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि वो गलत हो सकती है। खोदा पहाड़, निकली चूहिया। थियो बस कॉकी फील करता है और उससे पूछता है कि क्या वो सैटिस्फाइड है। अब रूल्स के मुताबिक वो उसके पैरों में बैठ जाती है और बिना किसी हेजिटेशन की उसे कहती है कि वो उसे एग्जीक्यूट कर दे, ये दावा करते हुए कि वो अपनी लोली लाइफ के साथ अपने पापों की कीमत चुकाएगी। प्राण जाए पर वचन न जाए। जैसे जैसे वो अपना सर नीचे झुकाती है, वो हमें रिवील करता है कि ड्रैगन हार्ट साधारण माना हॉल से अलग होते हैं। ड्रैगन हार्ट होना एसेंशियली एक ऐसा माना हॉल है जिसे उसका यूजर फ्रीली कंट्रोल कर सकता है। दूसरे शब्दों में, वो अपनी माना को अपनी मर्जी से छिपा सकता है। प्लस ये फैक्ट कि इंसानों के पास भी ड्रैगन हार्ट हो सकता है, ये दुनिया को कुछ सालों बाद ही पता चलेगा। इसलिए थियो कॉन्फिडेंट है कि कोई भी उस पर आरोप नहीं लगा सकता। उसे एग्जीक्यूट करने के बजाय वो उसकी पीठ पर एक भरोसा दिलाने वाला हाथ रखता है और कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो ये कहते हुए वहां से चला जाता है कि उसने सिर्फ अपना काम किया और बहुत कम लोग ही एक एयर से सच उगलवाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, जिसकी वो सराहना करता है। लेकिन सच तो ये है कि थियो उसे मारना नहीं चाहता, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक है। उसे जिंदा रखने से लॉन्ग रन में उसी का फायदा होगा। दुश्मन को पास रखना चाहिए। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि अवेकनिंग सेरेमनी से पहले माना हॉल्स खोलने पर रोक ओवरफ्लो को रोकने के लिए है। वो उसे उसके जैसे रैग्नार के बास्टर्ड के बारे में चिंतित देखकर खुश है, और इसके साथ ही वो उसे वहां चुपचाप बैठे छोड़ देता है। थियो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चलता है, मानो दुनिया उसकी मुट्ठी में हो। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। उसे याद आता है कि उसके पास ना सिर्फ ड्रैगन हार्ट है, बल्कि पिछले जन्म की 10 साल की मैजिक पावर भी है। कुछ दिनों बाद हम फिर से उस पूपी ड्रैंडन से मिलते हैं जो थियो पर चिल्ला रहा है और उसे थोड़ा और राइट साइड में स्विंग करने के लिए कह रहा है। ऐसा लगता है कि थियो कमजोर होने का नाटक कर रहा है, लेकिन अब रैंडन की इंसल्ट सुनना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। थियो नोटिस किए बिना नहीं रह पाता कि ये बास्टर्ड कितनी चालाकी से उसे जानबूझकर अजीब और गलत स्वॉक टेक्निक सिखा रहा है। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। उसे अब पक्का यकीन हो गया है कि रैंडन की इन हरकतों के पीछे कोई मास्टरमाइंड है, और उसे कन्विक्शन है कि जिस इंसान ने पिछले जन्म में उसे वो फाइनल ब्लो दिया था, वही असली मास्टरमाइंड है। थियो फैसला करता है कि अब पता लगाने का वक्त आ गया है कि वो मास्टरमाइंड कौन है। उसके चेहरे पर एक स्मर्क आ जाती है क्योंकि उसे समझ आ गया है कि उसे आगे क्या करना है। रैंडन अभी भी उस पर चिल्ला रहा है और तभी थियो उस लकड़ी की स्टिक को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है जिसे वो पकड़े हुए था। खामोश, वो इस जर्क को बता देता है कि वो अब इसकी बकवास नहीं सुन सकता, क्योंकि इसके लेसन्स एकदम कचरा, अटर ट्रैश हैं। वो आगे इस नमूने से पूछता है कि वो अपनी इन रद्दी स्किल्स के साथ मिड रैंक स्वॉर्ड्समैन बना कैसे। उसे और प्रोवोक करने के लिए थियो उसे याद दिलाता है कि शायद वो डिमोनिक बीस्ट्स के सामने भी स्ट्रगल करेगा। जाहिर है रैंडन इस उकसावे में आ जाता है, टेक्स द बेट, और गुस्से से लाल हो जाता है। लेकिन थियो भी पीछे नहीं हटने वाला।
वो उस बूढ़े की तरफ बढ़ता है और एक बार फिर क्लियर कर देता है कि उसकी स्किल्स पथेटिक हैं। तुमसे ना हो पाएगा मुन्ना। हमें जल्द ही पता चलता है कि थियो का प्लान रैंडन को प्रोवोक करके रिजाइन करवाने का है, और अगर रैंडन के साथ चीजें बिगड़ती हैं तो थियो को यकीन है कि ये बास्टर्ड अपने मास्टरमाइंड को कांटेक्ट जरूर करेगा। सीन द फोर हाउंड्स ऑफ द नॉर्थ। सीन फिर से कमेलिया पैलेस में शिफ्ट होता है, जहां हम एक आदमी को बड़ी सी मुस्कान के साथ पब में घुसते हुए देखते हैं। वो एक्सीन नाम की किसी शख्स को आवाज लगाता है और सबके सामने अनाउंस करता है कि रैग्नार का वो बास्टर्ड अगले हफ्ते अपने मास्टर के साथ ड्यूल करने वाला है। जिस आदमी की बात हो रही है, एक्सियन, बस चुपचाप बैठा रहता है, टेबल से अपना ग्लास भी नहीं उठाता। इसी बीच वो एक्साइटेड बंदा बोलता ही जाता है कि कैसे थियो अपनी टैलेंट की कमी के लिए अपने इंस्ट्रक्टर को ब्लेम कर रहा था और उसे पूरा भरोसा है कि ड्यूल के बाद थियो अपाहिज डिसेबल्ड हो जाएगा। अचानक एक्सियन के हाथ में जो ग्लास था वो उस लाउड गाय के चेहरे पर दे मारता है और एक ही हिट में उसे बेहोश कर देता है। वो बंदा बुरी तरह पिस्ड ऑफ है और क्लियर कर देता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई बास्टर्ड आधा डिसेबल्ड हो जाए। जाहिर है उसे फर्क नहीं पड़ता, आखिरकार वो भी एक रैग्नार है, स्पेसिफिकली द फोर हाउंड्स ऑफ द नॉर्थ। डार्क टाइगर एक्सियन रैग्नार, नाम तो सुना ही होगा। उसके बगल में खड़ा आदमी रेमिंगटन नार्सियो है, द फोर हाउंड्स ऑफ द नॉर्थ का सिल्वर लायन। तभी एक और आदमी की एंट्री होती है और ये पिस्ड ऑफ आदमी एड ट्रोवन है, द नाइन ड्रैगन स्काई ड्रैगन। वो काफी चिंतित लग रहे हैं और कहते हैं कि अगर उन्होंने अपनी गार्ड डाउन की तो चीजें गलत हो सकती हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। लेकिन एक्सियन उन्हें तसल्ली देता है कि ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए सच है जिनमें टैलेंट होता है, इसलिए उन्हें थियो के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो एसेंशियली एक मडल हेडेड नोबडी है। लेकिन एड पॉइंट आउट करता है कि रैग्नार क्लैन के साथ अप्रत्याशित चीजें हो सकती हैं, चाहे संभावना कितनी भी कम क्यों ना हो। एक्सियन जवाब देता है कि ये एक्चुअली अच्छी बात है कि थियो रैंडन के साथ पंगा ले रहा है, जिसका मतलब है कि इंस्ट्रक्टर हमारे लड़के को हैंडल करने के लिए काफी होना चाहिए। एक हफ्ते बाद लोग ट्रेनिंग ग्राउंड 4 पर इकट्ठा होते हैं और सिर्फ क्लैन के मेंबर्स ही नहीं बल्कि दूसरे बिग शॉट्स भी वहां मौजूद हैं। अरीना में हम थियो को देखते हैं, जो काफी एंग्शियस लग रहा है, सैकड़ों दर्शकों की नजरों के बीच खड़ा है। वो खुद को कोसता है, ये याद करते हुए कि वो बस उस ह्यूमिलिएशन के बाद उस बैस्टर्ड को नौकरी से निकलवाना चाहता था, लेकिन चीजें कंट्रोल से बाहर हो गईं। गई भैंस पानी में। हालांकि वो बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है, क्योंकि ये होना ही था और वो रैंडन से बदला लेने के लिए फायर्ड अप है। सिस्टम नोटिफिकेशन कंफर्म करता है कि उसका थर्ड ट्यूटोरियल क्वेस्ट है फाइट रैंडन एंड विन। फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं उस पल पर जब थियो ने रैंडन को उसकी पैथेटिक स्किल्स के लिए कन्फ्रंट किया था। उसे कहा था कि वो फायर्ड है और दफा हो सकता है, पहली फुर्सत में निकल। रैंडन विरोध करने की कोशिश करता है, दावा करता है कि कॉन्ट्रैक्ट पर अभी भी समय बाकी है, लेकिन थियो काउंटर करता है कि जब एम्प्लॉयर ने खुद उसे फायर कर दिया है तो डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं बचा। थियो उस बैस्टर्ड के मुंह पर पंच मारना पसंद करता, लेकिन वो अपनी एबिलिटीज को लेकर श्योर नहीं था। दूसरी तरफ रैंडन फायर होना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अभी तक अपना मेन गोल पूरा नहीं किया है। जैसे ही वो हमारे लड़के की तरफ बढ़ता है उसे मनाने के लिए, एक सिस्टम विंडो ठीक थियो की आंखों के सामने चमकती है, ये बताते हुए कि उसे रैंडन के खिलाफ लड़ना होगा और जीतना होगा। ये उसे ब्लाइंड साइड कर देता है और ठीक उसी पल एवेलिन नेविल सीन में टपक पड़ती है। थियो को इस मामले को रैग्नार वे से सुलझाने के लिए एनकरेज करती है, जो है रूल ऑफ द स्ट्रॉन्ग। एक स्वॉर्ड मैच सब कुछ तय करेगा, जिससे ट्राइब्यूनल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्हें बस विक्टर की मर्जी माननी चाहिए। जो जीता वही सिकंदर। उस बूढ़े बैस्टर्ड को अपना मौका मिल जाता है और वो तुरंत अग्री करता है कि ये डिस्प्यूट सुलझाने का एक ब्रिलियंट आइडिया है। ये थियो को समझ नहीं आता कि क्या करे। आ बैल मुझे मार। एवेलिन लगातार इंसिस्ट करती रहती है कि ये एक ग्रेट आइडिया है। हालांकि थियो इसे लेकर इतना श्योर नहीं है, वो अभी इस बैस्टर्ड को हराने के लिए तैयार महसूस नहीं करता। लेकिन आखिरकार थियो खुद को रैंडन के सामने पाता है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। भीड़ में खड़े लोग आपस में स्मग कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं कि थियो कितना पथेटिक है। वे फुसफुसाते हैं कि उसे स्वॉर्ड घुमाना तक नहीं आता और उन्हें यकीन है कि आज वो क्रिपल्ड होकर ही जाएगा, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है कि वो एक मिड रैंक स्वॉर्ड्समैन को हरा सके। नाम बड़े और दर्शन छोटे। रैंडन बड़े ही कॉकी अंदाज में हमारे हीरो से कहता है कि अगर वो अभी माफी मांग ले तो वो नाटक करेगा कि कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि अपनी प्राइड के चक्कर में जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। जान है तो जहान है। लेकिन थियो के पास सैस का भंडार है और वो पलटवार करता है, ये कहते हुए कि माफी तो रैंडन को मांगनी चाहिए।
वो उस बूढ़े बैस्टर्ड को चेतावनी देता है कि अगर वो वन आर्म्ड स्वॉर्ड्समैन नहीं बनना चाहता, तो उसके लिए यही बेहतर होगा कि वो मान ले कि उसे फायर कर दिया गया है और चुपचाप यहां से चला जाए। रैंडन बस एक बड़ी सी मुस्कान के साथ स्मर्क करता है, ये सोचते हुए कि ये लड़ाई उसकी मुट्ठी में है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। वो इस मौके का फायदा उठाकर थियो को जान से मारने का फैसला करता है, ये दिखावे करते हुए कि ये बस एक एक्सीडेंट था। जैसे ही बैटल शुरू होती है, रैंडन हमारे लड़के को इनवाइट करता है कि वो पहले वार करे। उसे अपने टीचर होने के नाते फर्स्ट स्ट्राइक ऑफर करता है। थियो अपनी स्वॉर्ड उठाए उसकी तरफ दौड़ता है और सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है जब वे इस बेवकूफ को बिना सोचे समझे रेकलेसली दौड़ते हुए देखते हैं, जिसे ये भी नहीं पता कि स्वॉर्ड ठीक से कैसे पकड़नी है। आ बैल, मुझे मार। रैंडन कुछ स्वॉर्ड स्ट्राइक्स डिलीवर करता है, लेकिन थियो खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच वो बूढ़ा बास्टर्ड अपने स्विंग्स की बौछार जारी रखता है। जैसे ही वो थियो को कॉर्नर करता है, वो मन ही मन सोचता है कि यही तो ऑब्वियस रिजल्ट है। आखिरकार थियो एक लो रैंक्ड स्वॉर्ड्समैन भी नहीं है, वो बस एक अप्रेंटिस स्वॉर्ड्समैन है। वो पक्के तौर पर मानता है कि भले ही थियो की स्किल्स थोड़ी इंप्रूव हुई हों, लेकिन ये अभी भी काफी नहीं है। वो मानता है कि अगर थियो कम से कम 4 हाउंड्स ऑफ द नॉर्थ के लेवल का होता तो बात कुछ और होती, लेकिन उसके दिमाग में कोई रास्ता नहीं है कि रैग्नार क्लैन का ये बेवकूफ उसे कभी हरा सके। सीन फिर कुछ दिन पहले ट्रांजिशन होता है, जहां थियो एवलिन की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि वो क्या सोच रही थी जब उसने इस मैच का सुझाव दिया। वो बस जवाब देती है कि वो उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। अगर वो रैंडन को बाहर करना चाहता है तो उसे स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा, क्योंकि उसे पक्का यकीन है कि रैंडन के पीछे कोई और है जो उसे बैक कर रहा है। इसलिए सिर्फ उसे फायर करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, जड़ से उखाड़ना जरूरी है। थियो उससे पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता, जिस पर वो जवाब देती है कि ये ऑब्वियस था क्योंकि रैंडन उसे एक अजीबोगरीब स्वॉर्ड स्टाइल सिखा रहा था। उसने चुपके से किसी से उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई। दीवारों के भी कान होते हैं। थियो ये सुनकर हैरान रह जाता है। एवलिन ने अपनी पिछली जिंदगी में इस आदमी को पकड़ने की जहमत नहीं उठाई थी, लेकिन अब वो उसे एक्सपोज करने की कोशिश कर रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि माना हॉल वाले इंसिडेंट की वजह से उसमें उसका इंटरेस्ट जाग गया है। वो एक्सप्लेन करती है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि रैंडन के सारे ट्रेसेस केमेलिया पैलेस की तरफ जाते हैं। खैर, ये थियो के लिए सरप्राइजिंग नहीं है। वो ये जानकर ज्यादा अनॉयड है कि ये सब थ्रोन के लिए हो रही उस मनहूस जंग की वजह से हो रहा है। लेकिन फिर वो जल्दी ही अपना गुस्सा और अनॉयंस दूर कर देता है, ये कहते हुए कि ये सरप्राइजिंग है कि उसने इतना डिड्यूस कर लिया। वो एक्सप्लेन करता है कि अपनी करंट स्किल्स के साथ उसे डर है कि वो अभी रैंडन को नहीं हरा सकता। इसलिए वो उससे पूछता है कि अब उसका क्या प्लान है। इस पर एवलिन उसे बताती है कि वो रैंडन को हरा सकता है और उसे सलाह देती है कि वो अपने पोटेंशियल को इतना कम आंकना बंद करे। खुद को कम मत समझो। वापस फाइट में रैंडन एक के बाद एक वार करता जा रहा है, लेकिन थियो इन सभी हमलों को ऐसे रोकता है जैसे कि ये कोई बड़ी बात ना हो। ये देखकर रैंडन हैरान है कि इस ब्रैट को क्या हो गया है, क्योंकि ये क्लियरली वो थियो रैग्नार नहीं है जिसे वो जानता था। बाजी पूरी तरह पलट चुकी है और अब रैंडन स्ट्रगल कर रहा है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। भीड़ में हर कोई हार की आहट महसूस कर सकता है। हम उस हुडी वाले गाय रेमिंगटन को भी देखते हैं और वो भी सीटिंग एरिया के किसी कोने में अपनी पैंट गीली कर रहा है। हालांकि मुझे पक्का यकीन नहीं है कि वो रेमिंगटन ही है। हवा टाइट हो गई है। मीनवाइल एवलिन इस फाइट को देखकर अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम एंजॉय कर रही है। न जाने क्यों उसे उस पर बहुत गर्व हो रहा है। फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि सिर्फ एक हफ्ते में उसी ने थियो को पर्सनली ट्रेन किया है। वो मानती है कि टेक्निकली ऐसा करना रूल्स के खिलाफ है, लेकिन चूंकि रैंडन एक जर्क है, वो वैसे भी टीचर कहलाने के लायक नहीं है। ये रेवलेशन हमारे लड़के के चेहरे पर एक स्मर्क ले आता है। वो एक्साइटमेंट और अराउजल का मिक्स फील कर रहा है। उसे यकीन हो गया है कि एवलिन का एहसानमंद होना पूरी तरह से वर्थ इट था। गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी हो गया। हालांकि एक चीज है जिसे लेकर वो चिंतित है। वो जानना चाहता है कि उसकी मदद करने के लिए इतना आगे जाने के पीछे उसका असली कारण क्या है। वो पूछता है कि क्या ये पिछली बार जो हुआ उसकी वजह से है। वो मानती है कि ये कुछ हद तक सच है, लेकिन वो ये भी बताती है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को जानती है जो उसे पसंद करेगा, क्योंकि वो आदमी टैलेंट कलेक्ट करने के लिए पागल, ऑब्सेस्ड है। वापस प्रेजेंट में बैटल जारी है और रैंडन हर पल के साथ और भी ज्यादा डेस्परेट होता जा रहा है। वो सोचने लगता है कि क्या ये ब्रैट इतने समय से एक इडियट होने का नाटक कर रहा था और जानबूझकर कमजोर बनने का दिखावा कर रहा था। बड़ा शातिर खिलाड़ी निकला।
फाइट के बीच में हमारा लड़का उससे पूछता है कि उसे कौन बैक कर रहा है, जिससे वो बूढ़ा बास्टर्ड भड़क जाता है, ये सवाल करते हुए कि उसका क्या मतलब है। लेकिन थियो उसे याद दिलाता है कि वो पहले से जानता है कि वो उसे जानबूझकर कचरा लेसन्स दे रहा था। वो फाइनली ब्लंट हो जाता है और पूछता है कि क्या वो चमीलिया पैलेस के साथ काम कर रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी। ये रेवलेशन उस ओल्ड कूट को एक पल के लिए सन्न कर देता है, और उस बूढ़े आदमी का रिएक्शन थियो को कंफर्म कर देता है कि ये सच है। चोर की दाढ़ी में तिनका। इस बात के क्लियर होते ही हमारा हीरो अगले ही पल अपनी स्वॉर्ड घुमाता है और उस बूढ़े आदमी का हाथ काट देता है। कटा हुआ हाथ हवा में उड़ता है, जिससे भीड़ पूरी तरह से चकरा जाती है। वो वॉनबी टीचर दर्द से चिल्लाता है और धीरे धीरे गालियां बकने लगता है। थियो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस फक की तरफ बढ़ता है, फाइनली महसूस करते हुए कि वो सच में स्ट्रोंगर हो गया है। शेर की चाल और बाज की नज़र। वो उस बूढ़े बास्टर्ड को वो शब्द याद दिलाता है जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में कहे थे। वो कहता है कि ये उसकी गलती थी कि हालात यहां तक पहुंचे, क्योंकि वो एक कमजोर, टैलेंटलेस बेवकूफ था। जैसा बोगे वैसा काटोगे। अपनी स्वॉर्ड के एक खतरनाक स्विंग के साथ थियो वही शब्द उस बूढ़े आदमी के मुंह पर दे मारता है, उसे याद दिलाते हुए कि यहां सबसे कमजोर वही है। वो उस बूढ़े से कहता है कि रैग्नर के रूल ऑफ द स्ट्रॉन्ग बिलीफ को देखते हुए उसके जैसे कमजोर इंसान को यहां आना ही नहीं चाहिए था। कमजोरों की यहां कोई जगह नहीं। फिर एक फाइनल स्विंग के साथ स्वॉर्ड नीचे आती है और उस फकर का सिर जमीन पर लुढ़क जाता है, खून के छींटे हर जगह उड़ाते हुए। खेल खल्लास। सिस्टम विंडो तुरंत पॉपअप होती है, उसे ट्यूटोरियल क्वेस्ट 3 सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। न केवल उसने फाइट जीती, बल्कि उसने ऑब्जेक्टिव को एक्सीड भी किया, इसलिए उसने एक बोनस रिवॉर्ड कमाया है। सिस्टम पूछता है कि क्या वो रिवॉर्ड अभी रिसीव करना चाहता है, और जाहिर है हम पहले से जानते हैं कि उसका चॉइस क्या है। अभी नहीं तो कभी नहीं। भीड़ में हर किसी की हालत पतली हो गई है। ये देखना माइंड बॉगलिंग है कि एक अप्रेंटिस स्वॉर्ड्समैन ने बस ऐसे ही एक मिड टीयर स्वॉर्ड्समैन को काट डाला। मीनवाइल हमारे लड़के को लग रहा है कि ये बूढ़ा बास्टर्ड रिडिक्युलसली वीक था। उसे एक्चुअली शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि वो अपनी पिछली जिंदगी में ऐसे इंसान के हाथों तड़पा था। लेकिन खैर, इस बार चीजें डेफिनेटली अलग हैं। फिर सिस्टम रिवील करता है कि ऑब्जर्वेशन नाम की एबिलिटी रिवॉर्ड के रूप में एक्टिवेट हो गई है, और एक एडिशनल बोनस के रूप में उसने 1 ईयर ऑफ मैजिक पावर गेन की है। सोने पे सुहागा। तभी आसमान से एक आदमी नीचे गिरता है, जमीन पर किसी गॉडडैम मीटियोर की तरह क्रैश करता है। धमाकेदार एंट्री। इससे पहले कि हमारा लड़का रिएक्ट कर सके, यह आदमी एक बड़ी सी मुस्कान के साथ थियो का नाम चिल्लाता है। वो आदमी कोई और नहीं, जूलियस रैग्नार है, डीमन ड्रैगन और कमांडर ऑफ द व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। जस्ट किडिंग, बट द वाइब इज इंटेंस। थियो उसे देखकर पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये सच में वही है, और सोचने लगता है कि वो कितनी देर से ये सब देख रहा था। मीनवाइल भीड़ पागल हो रही है, क्योंकि यह आदमी व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी का कमांडर है, और हर कोई फ्रीक आउट कर रहा है ये सोचकर कि उसकी रैंक का कोई व्यक्ति यहाँ कर क्या रहा है। मुझे लगता है कि यही वो गाय है जिसके बारे में एवलिन बात कर रही थी, वो जो टैलेंट कलेक्ट करना पसंद करता है। जौहरी की नज़र। फिर हम खुद एवलिन को देखते हैं, जो पूरी तरह से डिवास्टेटेड और डिजेक्टेड है, क्योंकि कमांडर ने अपनी लैंडिंग से फ्लोरिंग को लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया है। गई भैंस पानी में और फर्श भी गया। दूसरी तरफ जूलियस एक लिटरल बीस्ट की तरह लग रहा है, और उसकी टेरिफाइंग अपीयरेंस थियो को पसीने से तरबतर कर देती है, और वो पूरी तरह अनश्योर है कि आगे क्या करना है। लेकिन उसकी चिंताएं बेबुनियाद लगती हैं, क्योंकि वो आदमी बस हंसता है, एक बड़ी और चौड़ी मुस्कान बिखेरते हुए। वो पॉपाय द सेलर मैन शो के ब्रूटस का एक फ्रेंडलियर वर्जन लग रहा है। वो हमारे लड़के को जेंटल पैट्स देता है, जो सच कहें तो इतनी जेंटल नहीं है। हड्डी पसली एक कर दी। वो हंसना जारी रखता है, ये कहते हुए कि वो किसी को इतना टैलेंट कैरी करते हुए देखकर काफी हैरान है। वो ऐड करता है कि अपने टीचर को मारना थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल था, लेकिन वो मानता है कि रैंडन इसी लायक था। जैसी करनी वैसी भरनी। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है, जैसे ही वो थियो के कंधे पर थपथपाता है, और फिर तुरंत उसे व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है। एवलिन ने पहले ही इतनी उम्मीद कर ली थी।
जबकि भीड़ में हर किसी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वे ये मानने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि इन्फेमस जूलियस रैगनार ने व्हाइट आर्मर्ड नाइट्स ज्वाइन करने के लिए उसके जैसे इनएक्सपीरियंस्ड इंसान को स्काउट किया है। तभी हमें एक बार फिर रिमिंगटन की झलक मिलती है। वो पास के एक आदमी से पूछता है कि क्या उसने कभी ऐसे केस के बारे में सुना है जहां एक अप्रेंटिस सोर्ड्समैन जिसने अवेकनिंग सेरेमनी भी नहीं की है, उसे स्काउट किया जाए। अजनबी अनश्योर है कि कैसे रिस्पॉन्ड करे और मानता है कि उसने कभी ऐसी घटना के बारे में नहीं सुना। जाहिर है, रेमिंगटन भी ये जानता है। उनकी दुनिया के पूरे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। मीनवाइल हम अपने हीरो के थॉट्स सुनते हैं। वो सोचता है कि किसी का ट्रू पोटेंशियल गेज करना इम्पॉसिबल है जब तक कि उनका मैना हॉल बंद है। भले ही उनकी सोर्ड्समैनशिप एक्सेप्शनल हो, उनकी मैजिकल पावर कम हो सकती है। इसीलिए चाहे डीमन ड्रैगन जूलियस रैगनार कितना भी महान क्यों ना हो, वो पूरी तरह श्योर नहीं हो सकता कि थियो में कोई पोटेंशियल है या नहीं। फिर भी वो सोचता है कि क्या डीमन ड्रैगन जूलियस उसके जैसे किसी में उस तरह का पोटेंशियल देख सकता है। थियो ऑफर को डिक्लाइन कर देता है, बिल्कुल सपाट, बिना किसी हेजिटेशन या डाउट के अपने चेहरे पर। जूलियस ऐसा लग रहा है जैसे उसने अभी किसी खट्टे नींबू को काट लिया हो। काटो तो खून नहीं। भीड़ भी शौक में है। उनके जबड़े लटके हैं कि कैसे थियो ने इतने प्रेस्टीजियस आदमी को इतनी कोल्डनेस के साथ मना कर दिया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है, जैसे हर कोई प्रोसेस कर रहा हो कि अभी क्या हुआ। सन्नाटा छा गया। जैसे जैसे दिन बीतता है, इंसिडेंट की खबर पूरे क्लैन में फैल जाती है। हर कोई बात कर रहा है कि कैसे इस यंग मास्टर थियो ने, जिसे एक इम्बेसिल समझा जाता था, अपने टीचर को डिस्ट्रॉय कर दिया। और जब डीमन ड्रैगन ने उसे व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी में स्काउट करने की कोशिश की तो उसने अपॉर्चुनिटी ठुकरा दी। ओपिनियंस बटे हुए हैं कि क्या वो हम्बल हो रहा है या सिर्फ एरोगेंट। समझदार को इशारा काफी है। सीन कामिलिया पैलेस में ट्रांजिशन होता है, जहां हम एक लेडी को देखते हैं जो काफी पिस्ड ऑफ लग रही है कि रैंडन मारा गया है और सब कुछ पटरी से उतर गया है। वो एक्चुअली कामिलिया पैलेस की लेडी अमाइल रैगनर है। एक आदमी उसे तसल्ली देने के लिए आगे आता है कि चिंता ना करे, उसे याद दिलाते हुए कि रैंडन एक नूब था जिसे सिर्फ उसकी टेरेबल स्किल्स की वजह से असाइन किया गया था। वो बात को टाल देती है, ये कहते हुए कि उसकी मौत कोई मेजर कंसर्न नहीं है। मरे तो मरे, बला टले। उससे बात करने वाला आदमी कोई और नहीं, उसका अपना भाई स्काई ड्रैगन एड ट्रोवन है, जिसे हमने पहले पब में देखा था। वो एक्सप्लेन करती है कि डीमन ड्रैगन खुद पर्सनली थियो के पास गया था। और जो बात उसे और भी ज्यादा परेशान कर रही है वो ये है कि लोग कह रहे हैं कि ये सब एवलिन के कहने पर हुआ है। दाल में कुछ काला है। इसका मतलब ये है कि अब वे थियो को कोई नया मास्टर असाइन करके इंटरफियर नहीं कर सकते। अगर थियो इसी तरह स्टैंड आउट करता रहा तो रोज पैलेस पर कब्जा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसी पल एक्सीन बड़े ही कैजुअल अंदाज में एंट्री मारता है, ये पूछते हुए कि वे इतना परेशान क्यों हैं, काहे इतना टेंशन लेते हो। वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि क्लैन हेड को इस सिचुएशन में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा और उनका प्लान हमेशा की तरह आगे बढ़ सकता है। एमिल यानी अमाइल पूछती हैं कि क्या वो समझता है कि रोज पैलेस पर बिना क्लैन लीडर को ऑफेंड किए कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि थियो पावरलेस रहे। उसका बेटा इस बात को मानता है और कहता है कि उसे ये पहले से पता है। वो ऐड करता है कि उसे पक्का यकीन है कि थियो अभी भी पावरलेस ही है। आखिरकार उसके जैसा इंसान सच में कितना बदल सकता है। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। उसका मानना है कि एवलिन और डीमन ड्रैगन हमेशा से अंडरडॉग्स में इंटरेस्टेड रहे हैं, इसलिए इसका बतंगड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एड ट्रोवन को अपने भांजे का ये नॉनचलेंट एटीट्यूड बिल्कुल हजम नहीं हो रहा। वो उसे वार्निंग देता है कि वो सिचुएशन को हल्के में ना ले। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तभी एक्सियन एक लेटर निकालता है और एक स्लाई ग्रिन यानी शातिर मुस्कान के साथ कहता है कि चूंकि उसकी माँ और अंकल इतना परेशान है तो वो थियो के साथ थोड़ा खेलेगा और उसे उसकी औकात याद दिलाएगा। बच्चे को खिलौना चाहिए। बाद में सीन ट्रेनिंग ग्राउंड्स में ट्रांजिशन होता है, जहां एवलिन थियो की अच्छी प्रैक्टिस सेशन के लिए उसकी तारीफ कर रही है। वो उसे थैंक यू बोलता है, ये कहते हुए कि उसके जैसे प्रॉपर मास्टर से सीखना डेफिनेटली अलग बात है। गुरु बिना ज्ञान कहाँ। फिर वो मेंशन करती है कि ये बेहतर होता अगर उसने व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी ज्वाइन कर ली होती, और वो क्यूरियस है कि उसने ऑफर डिक्लाइन क्यों किया। थियो जवाब देने से पहले खुद से सोचता है। वो कंसिडर करता है कि ये झूठ होगा अगर वो कहे कि उसे वो जूसी ऑफर रिजेक्ट करने का रिग्रेट नहीं है, क्योंकि पिछली जिंदगी में यही उसका सपना था। हालांकि वो बस स्मर्क करता है, सोचते हुए कि अभी ज्वाइन करना उसके लिए नुकसानदायक होगा। जल्दबाजी का काम शैतान का। गेम में इतनी जल्दी खुद को लिमिट करने का कोई रीजन नहीं है। जब वो अवेकनिंग सेरेमनी के बाद टॉप पर पहुंचने के प्रिविलेजेस के बारे में सोचता है तो व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी में जाना उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए वो बस मुस्कुराता है
और कहता है कि वो कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं लेना चाहता था और उसे अभी भी लगता है कि वो रेडी नहीं है। वो अवेकनिंग सेरेमनी के लिए बस उसके साथ ट्रेन करके सैटिस्फाइड है। एवेलिन उसे याद दिलाती है कि इस तरह रिजेक्ट होने के बाद कमांडर शायद डिसअपॉइंटेड होंगे। उसी पल थियो पहली बार अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल यूज करने का फैसला करता है। जादू की छड़ी घुमाई जाए। वो उसके सारे स्टैट्स रीड करता है और बिना किसी शक के वो एक हाई रैंकिंग स्वॉर्ड्स वुमन है। उसे पता चलता है कि वो उसकी ह्यूमिलिटी और कैरेक्टर को एडमायर करती है और उसे पढ़ाते समय उसे एक एनर्जी और पर्पस फील होता है जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। हमें ये भी पढ़ने को मिलता है कि वो व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी को मिस करती है। थियो ये रियलाइज करके थ्रिल्ड है कि ये ऑब्जर्वेशन स्किल कितनी यूजफुल है। फिर वो अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ता है और एवेलिन के व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी को मिस करने वाली लास्ट लाइन को नोट करता है, जो उसे काफी सरप्राइजिंग लगता है। तभी एक आदमी सीन में एंटर करता है और अपना इंट्रोडक्शन सिबिल ड्रेया के रूप में देता है। वो मेंशन करता है कि वो सदर्न इंस्पेक्शन पोस्ट से आया है और उसके पास थियो के साथ डिस्कस करने के लिए कुछ है। थियो को ये आदमी थोड़ा इंटिमिडेटिंग यानी डरावना लगता है और वो श्योर नहीं है कि ये डिस्कशन किस बारे में होने वाला है। वो फिर से अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल यूज करने का फैसला करता है और उसे पता चलता है कि सिबिल के अंदर उसके साथ स्पार करने की स्ट्रॉन्ग लॉन्गिंग यानी तीव्र इच्छा है। ये रेवलेशन उसे एंजाइटी से पसीना पसीना कर देती है और वो इतने डरावने चेहरे वाले किसी व्यक्ति के साथ लड़ने के ख्याल से ही टेरिफाइड फील करता है। हवा टाइट हो गई। बिल्कुल सही समय पर राइट ऑन क्यू सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है और फोर्थ ट्यूटोरियल क्वेस्ट दिखाता है। उसका मेन गोल है डिस्कार्ड द टाइटल ऑफ इम्बसिल ऑफ रैग्नार, यानी रैग्नार के मूर्ख का टाइटल हटाना, और वो पहले ही ऑलमोस्ट 28% प्रोग्रेस कर चुका है।